नमस्कार, द वीक ऑफ शो में आपका स्वागत है। मैं दिव्या हाजिर हूं इस हफ्ते के सियासी ड्रामों की फिल्म लेकर। तो चलिए करते हैं शुरुआत। मध्य प्रदेश मंत्रिमंडल में जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का मंथन और सोच साफ दिख रही है। जिस तरह विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने बदलाव की रणनीति के साथ लड़ा और भारी बहुमत के साथ जीता भी, ऐसी ही तस्वीरें सीएम फेज के बाद कैबिनेट की सामने आई, जिसमें सभी सधा हुआ नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे आधारहीन बता रही है। अब यह तो आने वाला समय बताएगा कि यह मंत्रिमंडल कांग्रेस के लिए 2024 में चुनौती बनता है या नहीं। मध्य प्रदेश में लंबे समय से मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर बरकरार सस्पेंस आखिरकार खत्म हुआ। प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव सरकार का पहला मंत्रिमंडल का विस्तार हो गया है। आज राजभवन में राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने 28 विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई, जिसमें 18 कैबिनेट मंत्री, 6 राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार और 4 राज्य मंत्री बनाए गए हैं। इन्होंने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। कैलाश विजयवर्गीय, प्रहलाद पटेल, राकेश सिंह, करण सिंह वर्मा, उदय प्रताप सिंह, कुंवर विजय शाह, तुलसीराम सिलावट, इंदल सिंह कंसाना, निर्मला भूरिया, गोविंद सिंह राजपूत, विश्वास सारंग, नारायण सिंह कुशवाहा, नागर सिंह चौहान, चैतन्य कश्यप, इंदर सिंह परमार, राकेश शुक्ला, प्रद्युम्न सिंह तोमर और संपतिया उइके। इन्होंने राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ली। कृष्णा गौर, धर्मेंद्र लोधी, दिलीप जायसवाल, लखन पटेल, नारायण सिंह पवार, गौतम टेटवाल। इन्होंने राज्य मंत्री के रूप में शपथ ली। नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह, दिलीप अहिरवार। बीजेपी की बदलाव की रणनीति डॉक्टर मोहन कैबिनेट में भी दिखाई दी। कैबिनेट में जातीय और क्षेत्रीय समीकरण पर भी फोकस किया गया। मंत्रिमंडल विस्तार में मालवा निमाड़ का दबदबा रहा। इस क्षेत्र में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और डिप्टी सीएम जगदीश देवड़ा समेत 10 मंत्री हो गए हैं। वहीं विंध्य क्षेत्र से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला समेत 3 मंत्री बनाए गए हैं। उसके बाद मध्य भारत से 6, महाकौशल से 5, ग्वालियर चंबल से 4 और बुंदेलखंड से 3 विधायकों को मोहन कैबिनेट में जगह दी गई है। मंत्रिमंडल विस्तार में जातीय समीकरण पर नजर दौड़ाएं तो 7 सामान्य वर्ग से, 11 ओबीसी, 6 एससी और 4 एसटी वर्ग के विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई गई है। इसके साथ ही मोहन के महारथियों में नए और पुराने चेहरों का समावेश किया गया। डॉक्टर मोहन के मंत्रिमंडल में शिवराज मंत्रिमंडल में रहे 6 मंत्रियों को फिर से मंत्री बनने का मौका मिला, जबकि 10 की छुट्टी कर दी गई। मंत्रिमंडल में ऐसे भी विधायक हैं जिन्होंने पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा। पहली बार 6 विधायक मंत्री बने। प्रहलाद सिंह पटेल, राकेश सिंह, संपतिया उइके, नरेंद्र शिवाजी पटेल, प्रतिमा बागरी, राधा सिंह। मध्य प्रदेश सरकार के सभी नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई देना चाहूँगा। और जिस प्रकार का माहौल बना है, मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय यशस्वी नेतृत्व प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय नड्डा जी के नेतृत्व में सभी के सहयोग से समन्वय करते हुए मध्य प्रदेश की सरकार के लिए मंत्रियों का, क्षेत्र के, अंचल का, सभी समाज का, सभी का यथासंभव प्रयास किया गया। और जो बचे हैं उनको भी शीघ्र, नया पुराना कुछ नहीं होता है, काम करने वालों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में निश्चित रूप से नया मंत्रिमंडल नए रिकॉर्ड बनाएगा। श्रद्धेय अटल जी की जन्म जयंती है। मेरे श्रद्धेय नेता के जन्म जयंती के दिन मुझे एक नई जिम्मेदारी मिली है, वो मध्य प्रदेश में काम करने की जिम्मेदारी है। कैबिनेट विस्तार के बाद कांग्रेस इसे मजबूरी का विस्तार बता रही है। कांग्रेस का आरोप है जैसे सीएम फेस थोपा गया, वैसे ही मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ है जिसका कोई आधार नहीं है। बीजेपी ने अपने तमाम दिग्गज नेताओं को दरकिनार कर दिया है। मंत्रिमंडल में वही हुआ है, कोई आधार नहीं रखा गया है। कितनी बार के लोग चुने जाएंगे, कितनी बार के विधायक होंगे, किस तरह की जाति होंगे। यहाँ तो मेरी मर्जी, जैसा मुख्यमंत्री को नाम में हुआ, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे सारे जिसको चाय बना दिया, वो स्थिति नहीं रही है। अच्छे अच्छे सीनियर लोगों को छोड़ दिया गया, जूनियर लोगों को ले लिया गया, अच्छी बात है। एक आधार होता है, क्षेत्रीयता होती है, जातिवाद होती है, वरिष्ठता होती है, वो इस सब में अभाव है। और उसको मुझे लगता है कि ये बहुत मजबूरी का मंत्रिमंडल है। जिस तरह की स्थितियां हुई और बड़े बड़े नेताओं को दरकिनार करा गया है, गोपाल भार्गव जैसे वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार और कई बड़े बड़े नेताओं के साथ जो धोखा करा गया है, और जिस तरीके से ये इन्होंने खरीदे हुए जनादेश के ऊपर और सिर्फ लाडली बहना के नाम पे और कई चीजों के नाम पे सत्ता तो बना ली ना, उनको छोड़ा गया। जनता इसका जवाब देगी। अब उम्मीद है अच्छा इनका मंत्रिमंडल बना है तो जल्द से जल्द मंत्रिमंडल निर्णय ले, 3000 रुपए बहनों के करे, किसान के फसलों के दाम करे और जो जो वादे कह रहे थे उनको पूरा करे।
इस मंत्रिमंडल में जातीय क्षेत्रीय समीकरण के साथ ही केंद्रीय नेतृत्व का मंथन और सोच साफ दिख रही है। जिस तरह विधानसभा का चुनाव बीजेपी ने बदलाव की रणनीति के साथ लड़ा और भारी बहुमत के साथ जीता भी, ऐसी ही तस्वीरें सीएम फेस के बाद कैबिनेट के सामने आई, जिसमें सभी सधा हुआ सा नजर आ रहा है। हालांकि कांग्रेस इसे आधारहीन बता रही है। अब ये तो आने वाला समय बताएगा कि ये मंत्रिमंडल कांग्रेस के लिए 2024 में चुनौती बनता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रण खत्म हुआ तो दूसरा शुरू होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई हैं। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव की शतरंजी बिसात पर अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी हैं। बीजेपी में सत्ता और संगठन दोनों को इलेक्शन मोड पर आने का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार के साथ ही अपने मंत्रियों को कह दिया है कि सरकार का पहला प्रण लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में एक चुनावी रण खत्म हुआ तो दूसरा शुरू होने जा रहा है। विधानसभा चुनाव के बाद लोकसभा चुनाव की तैयारियां शुरू हो गई है। बीजेपी और कांग्रेस दोनों ने चुनाव की शतरंजी बिसात पर अपनी अपनी गोटियां बिछानी शुरू कर दी है। बीजेपी में सत्ता और संगठन दोनों को इलेक्शन मोड पर आने का निर्देश दे दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कैबिनेट विस्तार के साथ ही अपने मंत्रियों को कह दिया कि सरकार का पहला प्रण लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करना है। इसके लिए संकल्प पत्र के सभी संकल्प पूरे करने ही हैं। साथ ही नई योजनाओं, घोषणाओं के क्रियान्वयन और मोदी की गारंटी पर भी अमल करना है। उधर भाजपा संगठन भी मंत्रियों, सांसद, विधायकों और वरिष्ठ नेताओं को चुनावी मैदान में उतारने जा रहा है। मंत्रियों को लोकसभावार जिम्मेदारी दी जा सकती है। भारतीय जनता पार्टी एक जीवंत संगठन है। 24 घंटे 7 दिन संपर्क, संवाद और अपने काम में लग जाना। तो निश्चित ही विधानसभा चुनाव समाप्त होने के बाद 29 के 29 लोकसभा जीतना भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का लक्ष्य है, जो इस बार हर कार्यकर्ता पूरा करके ही मानेगा। उधर कांग्रेस भी विधानसभा चुनाव में मिली हार की समीक्षा के साथ ही लोकसभा चुनाव के लिए कमर कसने लगी है। कांग्रेस को सीटें भले ही कम मिली हो, वो चुनाव में कार्यकर्ताओं के जोश को लोकसभा चुनाव तक बनाए रखना चाहती है। मध्य प्रदेश के नवनियुक्त प्रदेश प्रभारी भंवर जितेंद्र सिंह ने खुद मोर्चा संभाल लिया। उनके साथ ही प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार भी मोर्चाबंदी में लगे हुए हैं। जीतू सड़क तो सिंघार सदन में सरकार को घेरने की रणनीति तय कर रहे हैं। कांग्रेस अपने दिग्गज नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की समीक्षा की तो गुटबाजी और भीतरघात को हार की बड़ी वजह माना गया। इसके बाद कांग्रेस ने अपनी सारी इकाइयां भंग कर दी है और नए सिरे से संगठन को खड़ा करने की तैयारी है। जिन्होंने कांग्रेस के साथ भीतरघात किया उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, ये बात प्रभारी जी ने कहा है। कांग्रेस को डैमेज करने का काम करने वाले आज भी मौजूद हैं, तो उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी तब तक आम लोगों के ऊपर असर कैसे होगा। लोकसभा की भी तैयारी चल रही है और लोकसभा की तैयारी को देखते हुए ये मीटिंग बुलाई गई है और वहाँ पर हाईकमान अच्छे लोगों को, जो वहाँ के कार्यकर्ताओं को की तरफ से जिला कांग्रेस ने कहा कि हमारे थ्रू भी प्रस्ताव बुलाया जाए, प्रभारियों के थ्रू प्रस्ताव बुलाया जाए, इंचार्ज के थ्रू बुलाया जाए और सबकी सहमति से लोकसभा का उम्मीदवार तय होना चाहिए। तो सही आदमी का चयन होगा तो निश्चित ही आपके कांग्रेस दिल्ली में जीतेगी और कांग्रेस का प्रधानमंत्री बनेगा। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और उनके साथ साथ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रभारियों के साथ आज बैठक हुई। बहुत सारे सुझाव आए हैं। आगामी लोकसभा चुनाव को किस तरह से कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, संगठन के अंदर हम क्या क्या बदलाव करेंगे, बहुत सारे सुझाव आए हैं। आज एक अहम निर्णय अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने लिया है कि प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जितने भी पदाधिकारी हैं उनको भंग किया जाता है। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश के भाजपा संगठन की तारीफ हुई है। खासकर बूथ मैनेजमेंट से वोट % बढ़ाने की तकनीक की सराहना राष्ट्रीय नेतृत्व ने की है। इसे दूसरे राज्यों में भी भाजपा अपनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में भी भाजपा ने अपना वोट शेयर 50% तक करने का टारगेट रखा है। वहीं कांग्रेस विधानसभा चुनाव के जोश को लोकसभा चुनाव तक बनाए रखने की कोशिश में है। कांग्रेस की कोशिश है कि वह कैसे भी मध्य प्रदेश में भाजपा की बढ़त को रोके। इसके लिए वो नया संगठनात्मक ढांचा खड़ा करने की तैयारी में है। अब देखना यह है कि इस कोशिश में कौन कामयाब होता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
मध्य प्रदेश में दिनों माहौल चुनावी है। लोकसभा चुनाव के लिए लगभग 5 महीने का समय बाकी है, लेकिन सियासी सरगर्मी शुरू हो गई है। सत्तारूढ़ बीजेपी हो या विपक्षी कांग्रेस, दोनों की चुनावी तैयारियों में कोई कसर बाकी नहीं है। बीजेपी इस कोशिश में है कि वो क्लीन स्वीप करे, यानी कि सभी 29 की 29 सीटें उसके कब्जे में आए। वहीं कांग्रेस पूरी ताकत लगा रही है कि वो लोकसभा चुनाव में जनता के बीच अपनी पैठ प्रदर्शित कर सके। देखिए रिपोर्ट। मध्य प्रदेश की डॉक्टर मोहन यादव सरकार ने आकार ले लिया है। मंत्रिमंडल विस्तार के साथ ही सरकार एक्शन में आ गई है। सरकार जन कल्याण और विकास की दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है, लेकिन इससे ज्यादा उसका फोकस लोकसभा चुनाव पर है। बल्कि यूं कहें कि सीएम डॉक्टर मोहन यादव मिशन 2024 में जुट गए हैं। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ही नहीं, बीजेपी भी लोकसभा चुनाव की जमावट में लगी है। बीजेपी ने कैबिनेट विस्तार से साधे क्षेत्रीय और जातीय समीकरण। कैबिनेट विस्तार में दिखी 2024 की तैयारी की झलक। 28 मंत्रियों में से 12 ओबीसी से है। मध्य प्रदेश में ओबीसी आबादी करीब 51% है। आंकड़ों के लिहाज से देखें तो सरकार में ओबीसी भागीदारी भी करीब 40% बैठती है। भाजपा ने जिसकी जितनी संख्या भारी, उसकी उतनी हिस्सेदारी का निभाया वादा। मोहन कैबिनेट में क्षेत्रीय समीकरण साधने की भी कवायद। सबसे ज्यादा 9 मंत्री मालवा निमाड़ से है। 4 मंत्री ग्वालियर चंबल रीजन से है। महाकौशल बुंदेलखंड से 4 मंत्री बनाए गए हैं। मध्य भारत रीजन से 6 और विंध्य से 3 मंत्री है। एसटी वर्ग से 4 मंत्री बनाकर कमलनाथ के गढ़ छिंदवाड़ा में फोकस किया गया है। बीजेपी के साथ ही डॉक्टर मोहन यादव की सरकार भी चुनावी तैयारियों के लिहाज से ही आगे बढ़ रही है। मोहन का मिशन 24। शपथ लेते ही सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने हिंदुत्ववादी फैसले लिए। धर्म स्थलों समेत सार्वजनिक जगहों पर स्पीकर के शोर पर रोक लगाई। खुले में अंडा मांस की दुकानें भी प्रतिबंधित कर दी गयी। सदन में सीएम ने वादा किया कि लाडली बहना समेत कोई योजना बंद नहीं होगी। अफसरों से संकल्प पत्र के वादों और मोदी की गारंटी पर फोकस करने को कहा गया। मंत्रियों को लोकसभा चुनाव के लिए मैदान में उतरने के निर्देश दिए। लोकसभा चुनाव की तैयारी में कांग्रेस भी पीछे नहीं है। कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद प्रदेश इकाई भंग कर दी। नए सिरे से संगठन खड़ा किया जा रहा है। बीजेपी अपने दिग्गज नेताओं को चुनाव मैदान में उतारने जा रही है। भाजपा प्रदेश और केंद्र सरकार के काम गिनाकर डबल इंजन के फॉर्मूले पर चुनाव लड़ रही, तो कांग्रेस दोनों सरकारों के खिलाफ मोर्चा खोलने जा रही है। चुनावी तैयारियों को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। भारतीय जनता पार्टी 2024 के लोकसभा के चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। नए रूप में, नई ऊर्जा और नए उमंग के साथ भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, प्रत्येक बूथ का कार्यकर्ता प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर मोदी होंगे। इस अभियान के साथ भारतीय जनता पार्टी का पूरा तंत्र और पूरा कार्यकर्ता जुट गया है और हमें विश्वास है कि आगामी आने वाले 2024 में 29 की 29 सीटें लोकसभा के अंदर जीतेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी पहले दिन से ही लोकसभा की तैयारी में लग गए हैं। पिछले 5 दिनों में लगातार बैठकें करी हैं और लगभग सभी लोगों से उनकी रूबरू चर्चा हुई है। सबके विचार उन्होंने सुने हैं और लोकसभा चुनाव में कांग्रेस कैसी गतिशीलता से आगे बढ़ेगी, जो विधानसभा चुनाव में हमारी कमियां रह गई थी, जहां जिन जिन क्षेत्रों में हमारे को ज़्यादा मेहनत करना है, वहां उन सभी मुद्दों पे चर्चा हम लोगों ने करी है। मोर्चा संगठन जितने हैं, हमारे यूथ कांग्रेस, NSUI, सेवा दल, महिला कांग्रेस, सभी विधायकों से हम लोगों ने चर्चा करी। तो मैं समझता हूँ कि कांग्रेस पार्टी पहले दिन से ही तैयार है। जिस दिन चुनाव की घोषणा होगी, हमारे जो काम हमारे कार्यकर्ता पहले कर रहे थे, यथावत कार्यकर्ता हमारा मुस्तैदी से लगा हुआ। मध्य प्रदेश में अब तक विधानसभा चुनाव या लोकसभा का पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान ही महारथी रहते आए, लेकिन इस विधानसभा चुनाव से बीजेपी ने नई चुनावी पहल की है। अब चुनाव राज्य का हो या केंद्र का, लेकिन पीएम मोदी ही मुख्य चेहरा है। विधानसभा चुनाव में भी मोदी मैजिक के सहारे ही भाजपा मैदान में उतरी और भारी बहुमत से जीती। अब लोकसभा चुनाव में भी मुख्य चेहरा तो मोदी ही होंगे, लेकिन प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के परिणाम बहुत हद तक सीएम डॉक्टर मोहन यादव और उनकी सरकार का पहला रिपोर्ट कार्ड भी तय करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24।
विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। बीजेपी ने इसके लिए पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी हैं। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है और इसके बाद जल्द ही नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में 7% वोट बढ़ाने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 10% करने और प्रदेश की सभी 29 लोकसभा सीट जीतने की तैयारी कर रही है। देखिए रिपोर्ट। विधानसभा चुनाव में रिकॉर्ड बहुमत हासिल करने के बाद बीजेपी अब लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। बीजेपी ने इसके लिए पुख्ता तैयारियां शुरू कर दी है। फिलहाल बैठकों का दौर चल रहा है और इसके बाद जल्द ही नेता और कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। विधानसभा चुनाव में 7% वोट बढ़ाने वाली भाजपा लोकसभा चुनाव में इसे बढ़ाकर 10% करने और प्रदेश के सभी 29 लोकसभा सीटें जीतने यानी कि क्लीन स्वीप की तैयारी कर रही। बीजेपी इसके लिए अगले 2 महीने तक चरणबद्ध अभियान चलाने जा रही है। 50% वोट शेयर और सभी 29 सीटें जीतने का लक्ष्य। 29 लोकसभा सीटों को 7 क्लस्टर्स में बांटकर की जा रही तैयारी। हर क्लस्टर पर खोला जाएगा चुनाव कार्यालय। क्लस्टर कार्यालय में चुनावी वॉर रूम भी बनाए जाएंगे। सभी 29 लोकसभाओं के लिए प्रभारी और संयोजकों की नियुक्ति होगी। सभी क्लस्टर्स पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद बैठक लेने आएंगे। मध्य प्रदेश में क्षेत्रवार क्लस्टर बनाए जाएंगे। ग्वालियर, चंबल, बुंदेलखंड, विंध्य, भोपाल, नर्मदापुरम, मालवा, निमाड़, महाकौशल के हिसाब से क्लस्टर्स बनाए जाएंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों से बढ़ाया जाएगा संपर्क। सभी मोर्चों के साथ आईटी सेल को मिलेगी जिम्मेदारी। युवा मोर्चा नव मतदाता सम्मेलन आयोजित करेगा। 80 साल से ज्यादा उम्र के मतदाताओं का सम्मान होगा। प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता पाने वाली बेटियों का सम्मान किया जाएगा। मतदाताओं का आभार जताने स्नेह यात्राएं निकाली जाएगी। विभिन्न समाजों की बैठक पर प्रबुद्ध जनों को भाजपा से जोड़ा जाएगा। स्व सहायता समूहों पर फोकस होगा। सांसदों के जरिए खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन किए जाएंगे। नए कार्यकर्ताओं को जोड़ने के साथ पुराने कार्यकर्ताओं से सतत संपर्क। 1 सप्ताह के लिए सभी पदाधिकारी और प्रमुख कार्यकर्ता गांवों में प्रवास करेंगे। बीजेपी केंद्र और राज्य सरकार के कामों और अपने बूथ प्रबंधन से हारे बूथों को जीतने और जीते बूथों पर ताकत बढ़ाने की तैयारी कर रही है, तो विधानसभा चुनाव की करारी हार के बाद कांग्रेस भी नए सिरे से उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है। मध्य प्रदेश कांग्रेस की नई टीम भी लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुट गई है। कांग्रेस का दावा है कि लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप करने का भाजपा का सपना कभी पूरा ना होगा। आगामी आने वाले चुनाव में जो 51% वोट का जो हमारा संकल्प था, हम विधानसभा में हमने उसको पूरा करने का प्रयास किया है। आगामी आने वाले लोकसभा के चुनाव में प्रत्येक बूथ पर भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आने वाले लोकसभा के चुनाव में इतिहास बनाएंगे। कांग्रेस भी तैयारी कर रही है और हम जो है कम से कम जो है भारतीय जनता पार्टी का ये मुकालता खत्म कर देंगे कि वो 29 में से 29 सीटें जीत सकते हैं। हम जो है मशीनों पर भी लड़ाई लड़ेंगे और जिस सड़क पे भी लड़ाई लड़ेंगे और जिस तरह की धांधलीबाजी जो है मतदाता सूचियों को में परिवर्तन करके भारतीय जनता पार्टी करती है उसकी भी लड़ाई लड़ेंगे। पूरे प्रदेश की जनता स्वीकार नहीं कर रही है कि ये स्वाभाविक जीत हुई है। गांव-गांव, गली-गली जहां जाइए प्रदेश की जनता कह रही है कि उसका मत कहां गया है। ये डकैती हम रोकेंगे। विधानसभा चुनाव के बाद भाजपा मध्य प्रदेश में सबसे सशक्त होकर उभरी। मध्य प्रदेश में भाजपा ने एंटी इनकम्बेंसी को प्रो इनकम्बेंसी में बदलकर एक अंतराल छोड़ने के बाद 5वीं बार सरकार बनाई है। लोकसभा चुनाव में भी वो क्लीन स्वीप करती है तो ये भी उसके हिस्से में बड़ी कामयाबी होगी। ये कामयाबी प्रदेश संगठन के साथ डॉक्टर मोहन यादव सरकार के खाते में भी जुटेगी और अगर जीतू पटवारी की अगुवाई वाली कांग्रेस की नई टीम इसे रोक पाती है तो ये भी उसकी परफॉर्मेंस रिपोर्ट के मार्क बढ़ाएगी। देखना ये है कि इसमें किसे कामयाबी मिलती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लोकसभा चुनाव में भुनाने की पूरी तैयारी है। सभी 545 लोकसभा सीटों से 2000 से लेकर 5000 लोगों को रामलला के दर्शन की भी योजना तैयार है। विधायकों, सांसदों और मंत्रियों को ये जिम्मा मिला है। देखिए रिपोर्ट। राम जी देंगे सद्बुद्धि, फिर आएगा मोदी, अरे फिर आएगा मोदी। तो सुना आपने, ये झलक है बीजेपी के लोकसभा चुनाव के कैंपेन की।
बीजेपी ने 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए अपना कैंपेन सॉन्ग रिलीज कर दिया। 10 मिनट के इस गाने में मोदी सरकार की उपलब्धियों का बखान है तो विपक्ष का कटाक्ष भी। एजेंडा साफ है कि केंद्र सरकार की परियोजनाओं, योजनाओं, धार्मिक प्रतीकों के पुनरुद्धार के ब्यौरे के साथ विपक्ष पर तंज भी है। इसमें भी सबसे ऊपर है अयोध्या में भव्य राम मंदिर का निर्माण। राम मंदिर बनाया कौन? मोदी सरकार। 370 हटाया कौन? मोदी सरकार। सर्जिकल स्ट्राइक की? मोदी सरकार। सड़कों का जाल बिछाया? मोदी सरकार। जैसे जैसे ये गाना आगे बढ़ता है, भाजपा का एजेंडा भी साफ होता जाता है। गाने के माध्यम से अयोध्या, काशी, उज्जैन के तीर्थ विस्तार, 2 कार्यकाल के विकास, अंतरिक्ष और विज्ञान सहित दूसरे क्षेत्रों में देश का विकास बताया गया। विभिन्न राज्यों में भाजपा की जीत की कहानी भी गीत के माध्यम से दिखाई गई। इंडिया गठबंधन समेत पूरे विपक्ष को भी निशाने पर लिया गया तो पीएम मोदी की वैश्विक छवि भी दिखाई गई। गीत के माध्यम से कुछ सवाल भी पूछे गए। कितनी भी कीचड़ उछाले, दिल के सारे घमंडी, फिर आएगा मोदी, हाँ फिर आएगा मोदी। भाजपा का एजेंडा यही तक सीमित नहीं है। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण को लोकसभा चुनाव में भुनाने की तैयारी है। सभी 545 लोकसभा सीटों से 2000 से लेकर 5000 लोगों को रामलला के दर्शन की भी योजना तैयार है। विधायकों, सांसदों, मंत्रियों को ये जिम्मा मिला है। 1000 से ज्यादा स्पेशल ट्रेन 22 जनवरी के बाद अगले 100 दिन तक अयोध्या की ओर दौड़ेंगी। इस दौरान लोगों को रामलला के दर्शन कराने के साथ ही लोगों को राम मंदिर के लिए किए गए संघर्ष की कहानी भी सुनाई जाएगी। बीजेपी इसे सियासत नहीं, आस्था से जुड़ा विषय बता रही है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि अयोध्या में राम मंदिर निर्माण हर सनातनी की आस्था का विषय है। इस पर सियासत सिर्फ भाजपा कर रही है। भाजपा इसे इवेंट में बदल रही है। कांग्रेस राम मंदिर का ताला खुलवाने का श्रेय भी राजीव गांधी को दे रही है। भारतीय जनता पार्टी किसी भी चीज को इवेंट बना के ही चलती है और उनके नज़र में केवल वोटों की राजनीति है। कांग्रेस ने जब हमारे नेता राजीव गांधी जी देश के प्रधानमंत्री थे, उन्होंने पहल शुरू करी थी। 500 साल की लंबी लड़ाई के बाद में यह ऐतिहासिक क्षण हमें प्राप्त हो रहा है। अगर कांग्रेस को इस क्षण को मनाने में आपत्ति है तो वो आपत्ति करती रहे। कांग्रेस को अगर ये इवेंट लगता है तो वो इवेंट मानती रहे। कांग्रेस को जो लगता है वो इसे मानती रहे। पर हम लोगों के लिए गौरव का क्षण है, उत्सव का क्षण है। हम बहुत धूमधाम से इस दिन को मनाएंगे। बीजेपी को सियासत के फर्श से अर्श तक पहुंचाने में राम मंदिर, 370 समान नागरिक संहिता का बड़ा योगदान है। इनमें भी अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण ने उसे देश की सबसे बड़ी पार्टी बनाया। भाजपा अब तक रामलला हम आएंगे के नारे पर वोट मांगती रही है। मंदिर वही बनाएंगे, उसको कौन रोकेगा? अब नया गीत आ गया है। राम मंदिर बनाया कौन, 370 हटाया कौन। राम मंदिर बनाया कौन? मोदी सरकार। 370 हटाया कौन? मोदी सरकार। इसके साथ ही सर्जिकल स्ट्राइक, सड़क नेटवर्क, हवाई अड्डे, वंदे भारत ट्रेन, एम्स, IIT, IIM जैसी उपलब्धियां भी है। देखना यह है कि कांग्रेस इस एजेंडे का मुकाबला कैसे कर पाती। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। रामायण में राम राज्य यानी आदर्श राज की परिभाषा बताई गई है कि जिस राज में प्रजा को कोई दुख न हो, उसकी हर बुनियादी जरूरतें पूरी हों। देश में भी इसी राम राज का दावा किया जाने लगा है। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पीएम मोदी इसके पहले अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि उनकी सरकार राम राज की परिकल्पना को साकार कर रही है। एजेंडा साफ है, राम नाम पर लोकसभा चुनाव में बीजेपी का फोकस होगा। बीजेपी राम मंदिर आंदोलन से उठी और फिर इस पर आगे बढ़ रही है। देखिए खास रिपोर्ट। देश में सियासी संग्राम शुरू होने जा रहा है और राम सियासत के केंद्र में आ गए हैं। अगले महीने की 22 तारीख को अयोध्या के भव्य और दिव्य मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है। अयोध्या ही नहीं, पूरा देश राममय हो रहा है। पीएम मोदी अयोध्या के दौरे पर है, जहां उन्होंने 8 किलोमीटर रोड शो किया, अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर विकसित किए गए एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन का उद्घाटन किया और इस मौके पर बोलते हुए कहा कि रामलला कभी टेंट में रहते थे, अब भव्य राम मंदिर में विराजने जा रहे हैं। कुछ इसी तरह के हालात देश के भी थे। लोग टूटे फूटे मकानों, झोपड़ों में रहते थे। आज करोड़ों लोगों के पास पक्के मकान हैं। आज का भारत
पुरातन और नूतन दोनों को आत्मसात करते हुए आगे बढ़ रहा है। एक समय था जब यही अयोध्या में रामलला टेंट में विराजमान थे। आज पक्का घर सिर्फ रामलला कोई नहीं, बल्कि पक्का घर देश के 4 करोड़ गरीबों को भी मिला है। आज भारत अपने तीर्थों को भी संवार रहा है। बीजेपी ने हाल ही में मध्य प्रदेश समेत 3 राज्यों में भारी बहुमत के साथ सरकार बनाई है। इसमें स्थानीय मुद्दों के साथ मोदी मैजिक और हिंदुत्व का बड़ा योगदान रहा है। माना जा रहा है कि लोकसभा चुनाव में ये मुद्दा सबसे ऊपर होगा। लोकसभा चुनाव में एक बार फिर राम मंदिर निर्माण के नाम पर वोट मांगे जाएंगे। पीएम मोदी ने राम मंदिर निर्माण से पीएम आवास को जोड़कर इसके संकेत दे दिए हैं। हालांकि बीजेपी इसे मानने को तैयार नहीं। उसका कहना है कि राम उसके लिए आस्था के विषय है, राजनीति के नहीं। वहीं कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी शुरू से ही धर्म की आड़ में सियासत करती आ रही है और एक बार फिर यही करने जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो कहा वो करने का काम किया। आज देश के प्रधानमंत्री अयोध्या धाम में जिस प्रकार से बात बोलते हैं कि रामलला जब टेंट में विराजते थे तब इस देश का नागरिक भी कहीं न कहीं झोपड़ी के अंदर निवास कर रहा था। आज रामलला जब भव्य मंदिर के अंदर पधारे हैं और उनकी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा होने जा रही है, तो वहीं हम देश के अंदर नागरिक निवास जो कर रहा है उस नागरिक के भी भवन को देखें तो हम पाते हैं कि वो प्रधानमंत्री आवास में और निवास कर रहा है। इस प्रकार का जो सामान्य जनजीवन को हमने मुख्य धारा में लाने का काम किया है, यह भारतीय जनता पार्टी की रीति नीतियों की वजह से संभव हुआ है। यह मोदी जी की ही दूरगामी नीतियों की वजह से संभव हुआ है। भगवान राम जो आराध्य देव हैं, सभी वर्गों के, सर्वभारत वर्ग के, उनके लिए एक बड़े उत्साह का वातावरण है। निश्चित रूप से राम मंदिर की भूमिका में कांग्रेस पार्टी की बड़ी भूमिका रही है। हमारे स्वर्गीय पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी ने ताला खुलवाया। उसका जो शिलान्यास हुआ था मंदिर का, तो जिस दिन इसका उद्घाटन होगा आप सब खुशी मनाएंगे, खुशी की बात है। लेकिन जो राजनीतिक दल क्रेडिट देने का प्रयास कर रहे हैं, राजनीति इसमें शामिल कर रहे हैं, उन्हें सोचना चाहिए कि अभी देश के अंदर लोग बहुत समझदार हो चुके हैं। धर्म किसी की बपौती नहीं बची है। धर्म का सबका अपना आस्था का केंद्र है। भाजपा को सत्ता के शिखर पर पहुंचाने में राम मंदिर आंदोलन का बड़ा योगदान रहा है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे बीजेपी का नारा रहा है। विपक्ष इस मसले को लेकर बीजेपी को घेरता रहा है। विपक्ष की एक पैरोडी थी, रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। अब मंदिर भी बन गया, तारीख भी आ गई, तो तय है कि भाजपा इसका श्रेय लेगी ही। अब देखना ये है कि उसे इसका कितना श्रेय मिलता है और सनातन पर विरोधाभास के बीच विपक्ष इस पर कैसे डैमेज कंट्रोल करता है। 90 के दशक में जब बीजेपी राम मंदिर आंदोलन को लेकर राष्ट्रीय राजनीति में आगे बढ़ी, तो उस समय भाजपा के विरोधी दलों ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट यानी कि ओबीसी आरक्षण को मुद्दा बनाया और सियासत मंडल बनाम कमंडल हो गई। एक तरफ हिंदुत्व की लहर तो दूसरी ओर जातिवाद की हवा। अब भाजपा फिर हिंदुत्व पर फोकस कर रही है, तो भाजपा के खिलाफ एकजुट हुए संयुक्त विपक्ष ने जातिगत जनगणना को हिंदुत्व के मुकाबले राजनीतिक हथियार बना लिया है। देखना यह है कि लोकसभा चुनाव में सनातन बनाम जाति के जंग में कौन भारी पड़ता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। हमारे इस खास पेशकश द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND 24 के साथ। नमस्कार।